हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 90% क्वेश्चन जो कि बिहार से रिलेटेड बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं किस तरीके से किस क्रम में बिहार के स्टैटिक जीके को डिस्कस करूंगा, पहले मैं उसके बारे में आप सभी को बतला दूं। तो यहाँ पे पहले मैं बिहार के कुछ सामान्य परिचय उसको उसके बेसिक पॉइंट्स को मैप के माध्यम से बताऊंगा। फिर मैं बिहार का भूगोल बताऊंगा, जो कि जैसे वहाँ की भौतिक संरचना क्या है, वहाँ की नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, परिवहन और वन्य जीव। फिर मैं बिहार का इतिहास बताऊंगा, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास होगा। फिर मैं बिहार की राजनीति के बारे में बताऊंगा, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, पंचायत और पूर्व के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। फिर मैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, खनिज, बजट और वहाँ की ऊर्जा, इस स्थिति के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और आखिरी के मेरे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जो कि बीपीएससी से रिलेटेड होंगे, बीपीएससी के लिए अहम इम्पोर्टेंट होगा, उसमें मैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, नृत्य, शिक्षा और अन्य कुछ चीज़ें जैसे सेंसस हो गया, तो उन वीडियो को इन चीज़ों को मैं उस लेक्चर्स में कवर करूँगा आखिरी के अपने इस लेक्चर में। अब मैं बात करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से कवर करेंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं करंट अफेयर्स की अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल मैं बिहार के कुछ सामान्य परिचय है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो बिहार का नाम बिहार पड़ा क्यों? तो बिहार का नाम विहार से पड़ा है। गौतम बुद्ध के टाइम जो लोग वहाँ रहते थे, जहाँ पे वो निवास करते थे, उसको विहार बोला जाता था और उससे बिहार का नाम पड़ा, विहार से। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया। 1911 में दिल्ली में एक दरबार बैठी थी, दिल्ली दरबार उसको बोला जाता है। उसमें ये निर्णय लिया गया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा और कोलकाता, जो कि उस समय देश की राजधानी थी, उसको शिफ्ट करके, ट्रांसफ़र करके दिल्ली को देश की नई राजधानी बनाई जाएगी। वो 1911 की दरबार में निर्णय लिया गया था। और ये निर्णय लेने वाले कौन थे? जॉर्ज फाइव, जो कि ब्रिटेन के राजा उस टाइम इंडिया आए थे, और उनकी वाइफ जो थी उनके साथ में थी, और लॉर्ड हार्डिंगे, जो कि उस समय हमारे वायसराय थे। तो इन इन इनके आपस के जो विचार थे 1911 में, उस विचार के बाद ये निर्णय लिया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। उसके बाद 1936 में क्या हुआ कि बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया, एक नई राज्य बनाई गई। उसके बाद 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। अब मैं बात करूंगा बिहार के कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो बिहार की टोटल एरिया कितनी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको डेटा याद रखना है। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बिहार का एरिया है, जो कि 13वें पे आता है एरिया के मामले में। राज्य 13वां स्थान है पूरे इंडिया में। अब पूरे इंडिया की जो भूमि है, उस भूमि का 2.86% इंडिया का कवर करता है बिहार। तो यानी कि बिहार के पास 2.86% भूमि है पूरे इंडिया की। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। जैसे इसके नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में है झारखंड, उसके बाद इसके वेस्ट में क्या है? यूपी, ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। बिहार की विड्थ कितनी है? तो 483 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि नॉर्थ से साउथ इसकी लेंथ कितनी है? तो 345 किलोमीटर। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि साउथ से नॉर्थ कितना डिग्री नॉर्थ एंगल बनाता है ये, तो 24 डिग्री से 27 डिग्री आपको याद रखना है। और वेस्ट से ईस्ट कितना बनाता है? तो आपको याद रखना है 83 से 88 ईस्ट। ये ईस्ट टर्म याद रखना है, ये ईस्ट टर्म आपको याद रखना है। ये नॉर्थ याद रखना है, ये नॉर्थ याद रखना है। तो 24 से कितना हो गया? 27। वेस्ट से ईस्ट वाले में 83 से 88। उसके बाद कुछ ज़िले हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं
वैसे आपको सारे ज़िले याद होने चाहिए मैप के माध्यम से, लेकिन जैसे यहाँ पे है पश्चिम चंपारण, इसके जस्ट बाजू में है गोपालगंज, उसके जस्ट बाजू में है सिवान, इधर है छपरा, तो यहाँ पे है शिवहर, इधर है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे पटना हो गया, यहाँ पे शेखपुरा हो गया, ये शिवहर हो गया। तो ये पॉइंट्स आप माइंड में याद रखिए, मैं आपको आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बिहार में टोटल प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या है 9। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। जिलों की संख्या है टोटल 38। और जो सबसे नया जिला बना है, जिसको 38वां जिला का नाम दिया गया, उसका नाम है अरवल जिला। तो अरवल जिला सबसे नया जिला है बिहार में। अनुमंडल की संख्या है टोटल 101 और प्रखंड की संख्या है 534। बिहार में कुछ वहाँ के फैक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। राजकीय पशु क्या है बिहार का? तो वो है बैल। राजकीय पशु क्या है? बैल। उसके बाद वहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। वहाँ की राजकीय मछली क्या है? तो वो मांगुर है। मांगुर लोग वहाँ पे बहुत खाते हैं। और मांगुर जनरली क्या होता है? मांगुर मछली जनरली जिंदा मिलती है, लॉन्ग टाइम सर्वाइव करता है ये बिना पानी का भी। उसके बाद वहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? वो गेंदे का है। फिर राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार दिवस क्वेश्चन जो है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में पूछता है, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको ये डेट याद होना चाहिए। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की राज्य भाषा क्या है? तो बिहार में 2 राज्य भाषा हैं। प्रथम राज्य भाषा है वहाँ की हिंदी, और द्वितीय राज्य भाषा के तौर पे यूज करते हैं वहाँ पे उर्दू। अब मैं बात करूँगा कि बिहार में छोटा ज़िला, बड़ा ज़िला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो पश्चिम चंपारण जो मैं आपको अभी मैप में समझाया था, वो सबसे बड़ा ज़िला है। और मैं शिवहर जो आपको बतलाया था, वो शिवहर जस्ट उसके जस्ट नीचे था, पश्चिम चंपारण के नीचे। वो सबसे छोटा ज़िला है बिहार का। और जनसंख्या दृष्टि से मैं बात करूं, तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? पटना। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से ज़िला कौन सा है? वो है शेखपुरा। तो इसमें याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज़िला नॉर्थ बिहार में है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला और छोटा ज़िला साउथ बिहार में है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की टोटल 40 सीट है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट है टोटल 16। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। कैसे हैं? तो सबसे पहले एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो हम सभी को पता है कि विधानसभा की सीट कितनी है? 243। मैक्सिमम सीट कितनी है? 245। अब विधान परिषद की सीट कितनी है ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट बीपीएससी के प्री में। तो ये क्वेश्चंस, ये डेटा अक्सर क्या होता है कि बस बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। तो 75 टोटल विधान परिषद की सीट है बिहार में। अब चलिए मैं डिस्कस करूँगा बिहार का भूगोल। अभी बिहार के परिचय कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दिया। अब मैं बिहार के भूगोल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बिहार का जो मैप है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिहार का मैप कुछ इस प्रकार है, जो कि आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। और बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो कि बिहार से होकर गुजरती हैं। जैसे मैं नॉर्थ में आपको दिखला दूं तो घाघरा, कोसी, गंडक, बागमती। तो ये बाढ़ इसी वजह से आता है। फिर इधर से सोन हो गया साउथ बिहार में, फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, तो इधर सूखा पड़ता है। जनरली क्या होता है, साउथ बिहार में सूखा और नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाता है। अब मैं ऊपरी भाग जो है बिहार का, वो पर्वतीय क्षेत्र का कुछ अंश है। मध्य भाग की अगर मैं बात करूँ, मध्य भाग की, तो वो मध्य भाग जो है वो मैदानी है, मध्य भाग।
और मैं निचले भाग की अगर बात करूं तो वो पठारी है। क्यों? नीचे में झारखंड है, ऊपर में क्या है हमारा, ऊपर में है नेपाल, तो इसीलिए उधर पर्वतीय हो गया और इधर पठारी हो गया। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी वो नदी है जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, तो वो आपको याद रखना है, गंगा नदी। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूं। तो जो सबसे ऊपरी भाग था उसको मैंने बोला कि पर्वतीय भाग है। अब पर्वतीय भाग में आपको याद रखना है कि रामदून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी, जो कि इसको हरहा वैली भी बोला जाता था, दून घाटी, ये पर्वतीय भाग में आता है। पर्वतीय भाग 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो ये बिहार के नॉर्थ में है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, त्रिवेणी नहर और भीखड़ा की जो पहाड़ी है, मतलब जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो कहाँ बचा हुआ है, त्रिवेणी नहर और भीखड़ा के बीच में है। अब त्रिवेणी नहर कौन क्या है, गंडक नदी, जो मैं आपको मैप में बतलाया अभी कि गंडक नदी जो मैं आपको मैप में बतलाया, तो वो सहायक है, उसकी सहायक है त्रिवेणी नहर। अब मैं यहाँ बात करूँगा यहाँ के भूगोल के मैदानी भाग में। तो मैं मैदानी भाग की अगर बात करूँ बिहार के, तो यहाँ पे क्या है, मैदानी भाग में 95% क्या है कि मैदानी भाग है बिहार में। उत्तर का जो मैदान है वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी होती है। दक्षिण का जो हिस्सा है बिहार, दक्षिण बिहार जो है, वहाँ पे सूखे की स्थिति बनी होती है। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए फेमस है, क्योंकि हिमालयान से निकलने वाली नदियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आती है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे पठारी क्षेत्र के बारे में। तो पठारी क्षेत्र बिहार का जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दक्षिण की पठारी, तो यहाँ पे खनिज के कुछ खनिज होता है, कुछ हद तक इसकी कुछ चीज़ें दक्षिण बिहार में मिलती है। जैसे रोहतास में पाइराइट्स मिलता है। छोटा नागपुर का हिस्सा है दक्षिण का पठारी भाग। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा बिहार की नदी और नहर के बारे में। तो बिहार की नदियाँ और नहर, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए कि बिहार का जो मैप है, बिहार के मैप को गंगा नदी दो भागों में बांट रही है। यूपी से इंटर ले रही है और वेस्ट बंगाल से बाहर निकल रही है। सबसे पहले सरयू नदी, जो कि आपके गोरखपुर से होते हुए बिहार में एंट्री करती है, जिसको घाघरा नदी बोलते हैं, अगर बिहार में एंट्री कर लेती है तो ये पटना में आके गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी, तो कोसी पे कोसी परियोजना भी है, और महानंदा नदी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार के साउथ बिहार के वेस्ट में, तो कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी, ये सारी नदियाँ आके गंगा नदी में मिलती हैं। तो सोन नदी पे एक परियोजना है जिसको सोन परियोजना बोला जाता है। चलिए मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊं। तो बिहार का शोक या प्रलय किस नदी को उसका कारण बताया जाता है, तो वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक या प्रलय बोला जाता है। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी नदी है, तो वो नदी है महानदी। वो कौन सी नदियां हैं जो कि बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्माण करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। वो नदी है गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी बक्सर में गंगा से जाके मिलती है और घाघरा नदी सारण में गंगा से मिलती है। जो हमारी सोन नदी है वो पटना के पास दानापुर एक जगह है, वहाँ जाकर गंगा नदी से मिलती है। डेहरी ऑन सोन एक परियोजना है जो कि सोन नदी पे बनाया गया है। अब कुछ फैक्ट्स ये हैं कि जैसे पटना शहर
सोन नदी गंडक नदी गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सोन नदी गंडक नदी गंगा नदी के संगम पर स्थित है। पुनपुन नदी जो है वो कहाँ जाकर मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम में पूछा गया है। तो गंगा नदी के फतुहा के पास में पटना से जाके मिलती है। सोन और पुनपुन पूछा जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये नदी ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से। फल्गु नदी जहाँ पे बोध गया में गौतम बुद्ध इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, वो नदी का नाम दूसरा और क्या है, तो उस नदी का नाम है निरंजना नदी। अब बिहार की जो नदियां हैं वो किस तरीके की हैं, मैं इन सबको एक साथ ला रहा हूँ, एक जगह सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि बिहार की नदियाँ जो हैं, एक तो हिमालयन नदी हो गई जो कि उत्तर बिहार में है, और एक पठारी नदी हो गई जो कि प्रायद्वीप द्वीपीय या दक्षिण बिहार में ये नदियाँ आपको मिलेंगी। अब जैसे गंगा नदी है तो इसका उद्गम पॉइंट कहाँ है, तो वो है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। इसका मुहाना मतलब कि वो कहाँ जाके ख़त्म होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बिहार में मैं बोलूँ कि गंगा नदी कितनी लंबी है, तो गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर है। ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी है, तो 2525 किलोमीटर ओवरऑल लेंथ है बिहार की। फिर मैं बात करूं घाघरा नदी, जिसका नाम बिहार में एंट्री लेने पे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये निकलता है नेपाल से, नामपा श्रेणी नाम की जगह से, और ये छपरा में गंगा नदी से जाके मिल जाता है। फिर गंडक नदी के मैं बात करूं तो ये नेपाल से निकलता, मध्य नेपाल से, जिसको बोला जाता है मंगमत। और ये सोनपुर और हाजीपुर के बीच में एक जगह है जिसको पहलेजा घाट बोला जाता है, वहाँ पे जाके ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। अब इस नदी की मैं बात करूं तो गंडकी नदी इसका अलग नाम है, नारायणी नदी भी गंडक नदी को बोलते हैं, सालग्रामी नदी भी बोलते हैं गंडक नदी को। वैसे ही एक बूढ़ी गंडक नदी है जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी है, ये नेपाल से निकलती है सप्तकोशिकी जगह से, और पूर्णिया में गंगा नदी से जाके ये नदी मिल जाती है। और इसको बिहार का शोक बोला जाता है, और मार्ग बदलने वाली नदी है ये, इसका कोई भरोसा नहीं कि इसकी धारा कौन सी दिशा में किस समय होगी, इसलिए इसको बिहार का शोक और बिहार का प्रलय भी बोला जाता है गंगा नदी को। और भी नदी हैं जिसका उद्गम केंद्र मुहाना और मुख्य बिंदु क्या है, आप इन सभी पॉइंट्स को एक जगह नोट कर सकते हैं। तो जो महानंदा है वो महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल है वहाँ से निकल के कटिहार में गंगा से मिलती है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक एमपी में जो है वहाँ से निकलती है और दानापुर में आके गंगा से मिल जाती है। ये सोन नदी, इस पे सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। अब मैं बात करूं कर्मनाशा नदी, जो कर्मनाशा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको अपवित्र नदी बोला जाता है। विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, और चौसा यानी कि बक्सर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद मैं बात करूं पुनपुन नदी की, तो पुनपुन नदी क्या है कि पठारी भाग एमपी से निकल कर आता है और फतुहा यानी कि फतुहा में जाकर गंगा से ये मिल जाती है। फल्गु नदी की अगर मैं बात करूं तो ये छोटा नागपुर यानी कि झारखंड से निकलती है, और ये नदी मुंगेर में गंगा से जाके मिल जाती है, जिस पे निरंजना नदी है। निरंजना नदी फल्गु नदी को ही बोलते हैं। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद कि यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नहर जो कि बिहार में बीपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के नहर की बात करूँ तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर, जो कि गंडक नदी पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि गंडक नदी पे कौन कौन सा नहर है, तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊर नहर। ये हो गया गंगा नदी, ये हमारा गंडक नदी आ रही है, यहाँ से एक नहर, दूसरा नहर, तीसरा नहर, चौथा नहर निकला। वैसे यहाँ पे सोन है तो 1 और 2, और इधर से आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे
कोसी नदी आती है, तो वहाँ पे भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। राजपुर नहर के नाम से जो नहर है वो कौन सी नदी पे है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो है कोसी नदी पे। अब मैं बात करूं कि बिहार में तीन नदियां पर परियोजना बनाई गई हैं, वो नदियों का नाम बता दो। तो गंडक नदी, सोन नदी और कोसी नदी, इन